नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेन और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वारदात जो है वो अक्टूबर 2019 की है और इस वारदात के लिए करीबन 1.5 महीने तक तैयारी की गई। 1.5 महीने तक जिसको निशाना बनाना था, जिसका कत्ल करना था, उसके घर की रेकी, उसके ऑफिस की रेकी, उसके सुबह का शेड्यूल क्या, उसके शाम का शेड्यूल क्या, किससे जाता है, कहाँ मिलता है, किससे मिलता है, छुट्टी के दिन क्या करता है, तमाम जो हो सकती हैं, जो बारीक से बारीक जानकारियाँ जो हैं वो जुटाई गई और एक बड़ा फूल प्रूफ जो प्लान था वो बनाया गया। लेकिन उस फूल प्रूफ प्लान में महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने पलीता लगा दिया, यानी जो प्लान था उसको फेल कर दिया। और ये जो वारदात है ये है बेंगलुरु की, पिछले साल अक्टूबर 2019 की ये बात है। और पूरी इस वारदात की जो शुरुआत होती है वो होती है 15 अक्टूबर की रात को। बेंगलुरु में एक यूनिवर्सिटी है, अलायंस यूनिवर्सिटी। उसके जो वाइस चांसलर थे जिनका नाम था अयप्पा आर डोरे। अयप्पा आर डोरे ये आरटी नगर इलाके में रहते थे अपनी फैमिली के साथ और ये अलायंस यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। 10:30 बजे के करीब अयप्पा आर डोरे अपने जो मकान था उससे बाहर निकले और ये उनका रूटीन था। लेकिन आज कुछ देर हो गई थी, 10:30 बज चुके थे। नॉर्मली होता था कि खाना खाने के बाद 9 साढ़े 9 बजे ये जो अयप्पा आर डोरे हैं ये नाइट वॉक के लिए जाया करते थे। लंबा एक चक्कर जो है वो जो लोकेलिटी थी, कॉलोनी जो भी थी, वहाँ पे लगाया करते थे। लेकिन उस दिन करीबन 1 घंटा ये लेट हो गए और करीबन 10:30 बजे बाद 10:30 बजे के करीब ये अपने घर से बाहर निकले वॉक करने के लिए। घर से करीबन 200-300 मीटर ये पहुँचे होंगे और ये जगह शायद HMT, जी, HMT ग्राउंड। ये HMT ग्राउंड है आरटी नगर लोकेलिटी में। ये HMT ग्राउंड के पास पहुँचे तभी वहाँ पे करीबन 4 लोग जो थे उन्होंने जो अयप्पा डोरे थे उनको घेर लिया और उसके बाद उन पर हमला कर दिया और उनको जो धारदार हथियार थे उनसे उन पर कई वार किए और फिर वहाँ से जो मौके पे जो हमलावर आए थे 2 बाइक पर सवार होके वो मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में अयप्पा आर डोरे जो थे वो सड़क पे पड़े हुए थे और जो आसपास के जो राहगीर थे उन्होंने देखा और उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जो डोरे जो थे उनकी मौत हो चुकी थी और पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस भी मौके पे पहुंची और तब तक इस यूनिवर्सिटी को जो स्थापित करने वाले एक फाउंडर थे जिनका नाम था मधुकर अंगूर, वो भी वहाँ पे पहुँच गए और पुलिस की जो तफ्तीश थी वो शुरू हो गई। सवाल जवाब किए गए और पूछा गया कि क्या किस पे शक है, आप बताइए। ये सारी चीज़ें पुलिस से जो फैमिली थी उससे पूछी गई। इसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में ये अयप्पा आर डोरे पढ़ाते थे उस यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर थे मधुकर, उनसे भी बात की गई। तो उनसे पूछा गया कि आप बताइए आपको किसी पे शक है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो पढ़ाई लिखाई का है, तो क्या किसी से इनकी दुश्मनी थी, क्या यूनिवर्सिटी में किसी बात को लेके परेशानी थी, या आपको लगता है कि किसी छात्र के साथ कोई इनकी बहसबाजी हुई हो, इसकी वजह से जो कोई छात्र हो उसने इनकी हत्या कर दी हो। तो मधुकर जो थे उनका ये कहना था कि ये एकेडमिक बैकग्राउंड के थे तो इस तरीके से तो इनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी, लेकिन इन्होंने मुझे बताया था कि करीबन 1.5 महीने से लगातार इनको कॉन्स्टेंटली कोई वॉच कर रहा है, लगातार इन पे निगाह रखे हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया था कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे कुछ
अजनबी लोग मेरा पीछा करते हुए मेरे को मिलते हैं, और यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ तो निगाह रखी जाती है, अगर मैं बाज़ार जाता हूँ तो निगाह रखी जाती है, और कभी कभार जब मैं रात को इवनिंग रात को जो नाइट वॉक होती है उस पर निकलता हूँ तब भी मेरे ऊपर निगाह रखी जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मधुकर ने दी, और साथ ही मधुकर ने ये बताया कि जिस तरीके से अयप्पा और दौरे के ऊपर निगाह रखी जा रही थी उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने भी उनसे बताया था कि ठीक मेरे साथ भी वैसा ही हो रहा है जैसा आपके साथ हो रहा है, कि मैं भी कहीं पे जाता हूँ तो मुझको फॉलो किया जाता है, मेरे ऊपर भी निगाह रखी जाती है। और कॉन्स्टेंटली करीबन ये जो रेकी करने का जो मामला था वो करीबन 1.5 महीने से लगातार चल रहा था, और इनको एहसास भी हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब पुलिस ने मधुकर से पूछा कि आप बताइए कि आपको किस बात पर शक है, कौन हो सकता है जो आपके पीछे ये रेकी करवा रहा हो, जो आपको वॉच करवा रहा हो। तो उन्होंने मधुकर ने बताया कि उनका जो भाई है सुधीर, उन्होंने मधुकर ने और सुधीर ने मिलके ये जो अलायंस यूनिवर्सिटी है इसको इसके ये दोनों को फाउंडर है, और इन्होंने ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी। लेकिन दोनों भाइयों के बीच में वक्त के साथ जो है डिफरेंस आते गए, और हालात ये पहुंच गए कि अब दोनों एक दूसरे की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे, और दोनों के बीच करीबन 12 करोड़ की जो फीस थी उसको लेकर विवाद चल रहा था, और ये विवाद करीबन 6 महीने या 7 महीने पुराना विवाद था। तो अब पुलिस के पास एक लाइन थी, और उसमें फिर उन्होंने ये पूछा कि चलिए आपके साथ विवाद चल रहा था, इसमें ये जो आपके वीसी हैं अयप्पा, इनका क्या रोल था। तो ये जो मधुकर थे इन्होंने बताया कि ये जो अयप्पा थे वो मेरी पक्ष में थे और मेरी सपोर्ट करते थे, जबकि इनका जो मधुकर का भाई है सुधीर, उसके अगेंस्ट में ये रहते थे। तो पुलिस को एक मोटिव साउंड में आ रहा था कि कॉन्स्टेंटली 2 लोगों को वॉच किया जा रहा है, जिसमें से एक का कत्ल हो जाता है, और जो शक की सुई है वो जाती है मधुकर के भाई सुधीर के ऊपर। तो अब सुधीर के बारे में पुलिस ने पता करना शुरू किया। मधुकर जो थे उनसे सुधीर का नंबर लिया गया, और तुरंत यानी रात में करीबन 10:30 बजे ये कत्ल का मामला हुआ है। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मौका मुआयना करना, फॉरेंसिक के सबूत उठाना, और इसके अलावा जो लाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजना, तो ये सारा कुछ करते करते पुलिस को करीबन सुबह 4-5 बजे का वक्त हो गया था। और इसी दौरान जो बयान थे वो रिकॉर्ड किए गए। अगर चश्मदीद तो वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन आसपास के जो सीसीटीवी कैमरास थे उनकी फुटेज जो है वो हासिल की गई, और ये जो मधुकर ने जो अपने भाई सुधीर के ऊपर शक जताया था उसकी सीडीआर निकाली गई। अब जब सुधीर की सीडीआर निकाली गई तो ये देखा गया कि जिस वक्त अयप्पा आर डोरे का कत्ल हुआ था उस वक्त जो सुधीर की लोकेशन थी वो जेसी नगर की साइड में थी। और जिस वक्त ये अयप्पा आडोरे का कत्ल हुआ उसी वक्त सुधीर के फ़ोन पे एक कॉल आई थी, और ये जो कॉल थी उस नंबर के बारे में जब डिटेल्स निकाली गई तो ये देखा गया कि पिछले करीबन 6-7 महीने से लगातार ये जो नंबर है उससे सुधीर की बातें हो रही हैं। और जिस दिन ये पूरी कत्ल की वारदात हुई उस दिन भी सुबह से लेकर शाम तक, इवन जब कत्ल हुआ उस वक्त तक सुधीर और उस नंबर के बीच में बात हो रही थी। अब पुलिस ने जो सस्पेक्टेड नंबर था उसकी डिटेल्स निकलवाई तो वो मालूम चला कि ये जो नंबर है वो सूरज नाम के एक शख्स का है। सूरज जो सुधीर ने अपनी यूनिवर्सिटी में हायर किया था एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि दोनों भाइयों का उसमें शेयर था, वो सुधीर हो चाहे मधुकर, दोनों का था। लेकिन इसकी जो सुधीर की जो हायरिंग करी थी वो जो हायरिंग करी थी वो माफ़ कीजिएगा, जो इसकी सूरज की जो हायरिंग करी थी वो सुधीर ने करी थी, और लगातार सूरज जो था वो सुधीर के टच में था। अब सूरज के फ़ोन की जो लोकेशन थी वो देखी गई तो मालूम चला कि सूरज बेंगलुरु के एक होटल में रुका हुआ है, और उसकी लोकेशन देखकर पुलिस ने उस होटल में रेड की, और जो सूरज था उसको करीबन वहाँ से उठाया गया और पुलिस ने उससे इंटरोगेशन करनी शुरू करी। ज़्यादा देर नहीं लगी, मुश्किल से
1 घंटे की इंटरोगेशन के बाद ही जो सुधीर था, ये बिजनेस मैनेजमेंट का ग्रेजुएट है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है यूनिवर्सिटी का, उसमें ये काम किया करता था। और सुधीर का काफ़ी मुँह लगा था और अच्छी खासी तनख्वाह भी सुधीर ने इसको दे रखी थी। तो सूरज को जब इंटरोगेट किया गया तो उसने बिल्कुल तुरंत ही उसने कन्फेस किया कि ये जो अयप्पा आर डोरे का जो मर्डर हुआ है वो सुधीर के इशारे पर ही हुआ है। और उसने, सूरज जो था, उसने बताया कि मैंने करीबन 4 जो किलर्स थे वो हायर किए थे, और उसके बाद हम लोगों ने ये जो मर्डर प्लान किया था उसको अंजाम दिया। और इन्वेस्टिगेशन की गई और उससे पूछा गया क्या तुम लोग इनकी रेकी कर रहे थे लगातार। तो सूरज ने बताया कि हाँ, ये जो 4 लड़के जो मैंने हायर किए थे वो लगातार करीबन 1.5 महीने से रेकी कर रहे थे, और हम लोग सारी जो मूवमेंट्स होती थी सुधीर की और इसके अलावा अयप्पा डोरे की, उन पे निगाह रखे हुए थे। उसने ये भी बताया कि करीबन 10:30 बजे जब कत्ल हुआ उसके बाद वो सीधे सुधीर के घर पे गया और वहाँ पे पूरी रात पार्टी हुई, जम के शराब पी गई, तमाम जो नाच गाना और ये सारी चीज़ें की गई, और पूरा जो एक कहा जाना चाहिए कि जो सेलिब्रेशन है वो किया गया, क्योंकि एक जो उन्होंने प्लान किया था कत्ल वो हो चुका था। अब दूसरा नंबर सुधीर का था, और वो भी ये था कि ये अगर जो कत्ल हुआ था अगर 15 अक्टूबर 2019 को हुआ है तो दूसरा कत्ल 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर को इन्होंने प्लान किया था। और इसी कत्ल की प्लानिंग के लिए ये जो संजय था, सूरज था, ये होटल में था, और ये बेसिकली सुबह जो इसने लड़के हायर किए थे उनको बुलाने वाला था, और इन्होंने फिर आगे प्लान करना था कि कैसे ये जो मधुकर है इसका कत्ल करना है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी अगली चाल चल पाते या नेक्स्ट मूव कर पाते, उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा। उससे और इंटरोगेशन हुई तो बताया कि ये जो सुधीर है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि दोनों सुधीर और मधुकर दोनों भाई हैं, दोनों के बीच में 12 करोड़ रुपए को लेकर विवाद चल रहा था। और जब सूरज की इस पूरी सीन में एंट्री हुई तो सुधीर ने सूरज को लालच दिया कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा अगर तुम ये जो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है अयप्पा और डोरे और जो मेरा भाई है, अगर उस दोनों का तुम कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। और इसके अलावा जो जिन लोगों से तुम कत्ल करवाओगे, अगर तुम 3 लोगों को कत्ल करवाते हो तो हर किसी को 20 लाख रुपए, और अगर 4 को करवाओगे तो 80 लाख रुपए, इस तरीके से मैं हर किसी को दूंगा। तो इस बात पे जो सूरज था वो राज़ी हो गया, और उसके बाद इन्होंने लगातार जो रेकी थी वो दोनों की करनी शुरू करी, वो मधुकर की भी और अयप्पा और डोरे की भी। लेकिन इनको चांस नहीं मिल पा रहा था। काफ़ी इन्होंने कोशिश करी कि काफ़ी तारीखें भी फिक्स हुई कि इस दिन मर्डर हो जाएगा या उस दिन मर्डर कर देंगे, लेकिन आखिरकार इन्होंने 15 अक्टूबर जो था वो तय किया कि हम लोग मर्डर करेंगे। और उसी प्लानिंग के तहत ये जो आरटी नगर का जो अयप्पा और डोरे का घर है वहाँ पे जाके ये जो सुपारी किलर्स थे वो वहाँ पे जाके तैनात हो गए। सूरज उस जगह पे मौके पे नहीं था, और वो कहीं कुछ दूरी बनाए हुआ था इन जो हाइड किलर्स थे, और वो वेट कर रहा था कि कैसे जैसे ही ये पूरा कत्ल की वारदात होती है उसके बाद वो सीधा सुधीर को इन्फॉर्म करेगा और बताएगा कि इस तरीके से जो आपने काम मेरे को सौंपा था वो काम पूरा हो गया है। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से जैसे इन लोगों ने रेकी करी थी, अयप्पा जो थे वो रात 9 से 9:30 के बीच में नाइट वॉक के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं निकले। और उसकी वजह ये थी कि उस शाम को वो अपनी पत्नी को किसी जगह से लेने गए थे, और जब वो लौट के आए तो उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। इस वजह से उन्होंने जो खाना था वो भी लेट खाया, और जो उनकी नाइट वॉक का वक्त था वो भी थोड़ा आगे खिंच गया। तो आप ये सोचिए कि शायद अगर जो अयप्पा हैं वो अगर थोड़ी देर और कर देते तो शायद उनकी जान बच जाती। ये कहना तो मुश्किल है कि उनकी जान हमेशा के लिए बच जाती, लेकिन उस दिन यानी 15 अक्टूबर को उनकी जान नहीं जाती, क्योंकि लगभग 10:30 तक इंतज़ार करने के बाद ये चारों जो
हाइट किलर्स थे, सुपारी किलर्स थे, ये मौके से जाने लग गए थे। और जब इन्होंने अपनी बाइक वाइक स्टार्ट कर ली और बस निकलने ही वाले थे, उसी दौरान जो अयप्पा थे उनका गेट खुला और ये अपने घर से बाहर निकले। और उसके बाद फिर इन लोगों ने उनको फॉलो किया और ये जो HMT ग्राउंड है वहाँ पर मर्डर कर दिया। अब ये कन्फेशन हो गया था, पुलिस ने सुधीर को भी इंटरोगेट किया और सुधीर ने भी फिर जो पहले तो उसने कन्फेस नहीं किया, लेकिन जब पुलिस ने CDR दिखाई और जिस तरीके से सूरज की जो लोकेशन थी वो सुधीर के घर की आ रही थी और उसके बाद उसके होटल की लोकेशन आ रही थी, इसके अलावा सुधीर की जो माफ़ कीजिएगा, सूरज की जो 4 हाइट किलर्स थे उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो ये जो पूरी सबूत थे, जो एविडेंस थे, उनके साथ कन्फ्रंट किया गया सुधीर को। तो फिर उसने भी कबूल किया कि हाँ, मेरे भाई के साथ विवाद चल रहा था 12 करोड़ रुपए को लेके और मुझे लग रहा था कि मुझे ये पैसे नहीं मिलने वाले, तो मुझे लगा कि सबसे आसान रास्ता ये है कि मैं अगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी का जो Co-फाउंडर है उन दोनों का कत्ल करवा दूँ, तो जो एक तो यूनिवर्सिटी का जो पूरी संचालन है वो मेरे हाथ में आ जाएगा और इसके अलावा जो 12 करोड़ का जो विवाद चल रहा है हम दोनों के बीच में वो भी सुलझ जाएगा। तो इसी के तहत सुधीर ने पूरी प्लानिंग करी थी। और मैंने जैसे सुबह शुरुआत से ही आपको बताया कि ये जो प्लानिंग की गई थी करीबन 1.5 महीने तक की गई थी और हर एस्पेक्ट को देखा गया था कि किस तरीके से मर्डर होगा, तो क्या क्या कौन सा रूट है भागने का, क्या क्या एहतियात बरतनी है। लेकिन सबसे पहली बात तो यही कि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो एक बात तो जो मधुकर थे उन्होंने बताई कि इस तरीके से हम लोगों को वॉच किया जा रहा है। दूसरा यह था कि जो आसपास का जो CCTV फुटेज था उसमें से भी कुछ जो तस्वीरें थी वो पुलिस ने निकाली थी और उन तस्वीरों को भी पुलिस ने, जो उनका डोजियर वगैरह था या जो उनके मुखबिर थे, उनको दिखाई गई ये तस्वीरें और उन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि ये जो लड़के हैं ये JC नगर के रहने वाले हैं। और सबका प्रोफाइल भी पुलिस के पास आ गया और जब पुलिस के पास प्रोफाइल आ गया तो पुलिस ने उनकी भी CDR निकाली और उनका जो CDR, उनका जो कॉलिंग हो रही थी, जो बातचीत हो रही थी वो सूरज से हो रही थी और सूरज की बातचीत सुधीर से हो रही थी। तो इस तरीके से जितने भी डॉट्स थे वो पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर जोड़ दिए और कत्ल की ये जो वारदात है जिसको की प्लानिंग करने के लिए 1.5 महीने का वक्त लगा, उसे कुछ घंटों के अंदर ही सुलझा दिया। तो इस तरीके से बेंगलुरु पुलिस का जो गुड वर्क है वो सामने आया। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप कितनी भी चतुराई से कोई गुनाह कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने गुनाह के जो निशान हैं वो छोड़ ही जाते हैं। और आखिरकार इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि गुनहगार ने अपने निशान छोड़े और पुलिस ने उनको जाके पकड़ लिया। और इसके अलावा कई सारे जो मेल्स हैं उन लोगों के आए कि उनका कहना ये था कि आप कमेंट्स वगैरह क्यों नहीं पढ़ते। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से मैं कमेंट पढ़ना शुरू करूँ, लेकिन मैंने कभी कभार कमेंट्स पढ़े तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़कर अच्छा नहीं लगा। और उसमें हालांकि ज़्यादातर जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत मोटिवेशनल होते हैं, लेकिन कुछ मोटिवेशनल भी कमेंट्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो टेम्पो है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कमेंट्स वगैरह का जिक्र अपने जो भी हम लोग लाइव करते हैं उसमें नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों के कई सारे लोगों के मेल आए हैं मेरे को पर्सनली, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगली बार से जो अच्छे कमेंट्स हैं वो उसमें शामिल करूँ। बुरे भी करूँगा, लेकिन बुरे में एक बुराई तो ये होती है कि आप किसी की जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उस पर आप अपना पक्ष रखिए कि आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये आपका ख़राब है या ये सही है। तो वो कहा जाना चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस को लेके जो कमेंट्स हैं नेगेटिव हो वो चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बड़े अजीब से कमेंट्स करते हैं, तो उस तरीके के कमेंट्स
लिया मुझे भी अच्छे नहीं लगते। और सोशल मीडिया है और फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, तो आपके लिए जो भी कमेंट्स करते हैं उनके लिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन हमारे लिए एक रेड लाइन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि जो एक रेड लाइन है उसको कोई भी पार ना करे, और अगर हम बिना रेड लाइन पार किए कमेंट्स करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और टू वे जो कम्युनिकेशन है जो हम लोगों के बीच में रुका हुआ है वो शायद फिर से शुरू हो। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हम जो भी स्टोरी सुनाते हैं, जो भी वारदात आपको बताते हैं, वो रिकॉर्डेड होती है। यानी आज शनिवार है, मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा और मंडे दोपहर 1:30 ये आपके सामने पेश होगी। तो वो ये कि थोड़े पॉजिटिव कमेंट्स, फ्रूटफुल कमेंट्स आप कीजिए, और कोई सवाल हो वो आप कीजिए, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा। तो वो जो मैं आपको रेड लाइन की बात कर रहा था, तो वो जो रेड लाइन है वो आपको खींचनी पड़ेगी, ताकि एक अच्छा हेल्दी जो डिस्कशन है वो हम लोगों के बीच में हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।